नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य व्यास अकेडमी देहरादून में। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जो पिछले काफ़ी समय से अपने यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि आयोग ने, यूके ट्रिपल एस सी ने अपने 2026 का ईयरली कैलेंडर जारी किया है, जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स जो अलग अलग समय पर कंडक्ट किए जाने हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी अलग अलग पोस्ट है, उसका एक ब्यौरा आयोग ने क्या किया है, एक एग्ज़ाम कैलेंडर में इशू किया है, जारी किया है। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो पिछले कई समय से अपने प्रिपरेशन को जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्योंकि हम देख रहे हैं पहला एग्ज़ाम 31 मई को है और आखिरी एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2026 को है। मतलब ठीक ठाक टाइम है। अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 20 दिसंबर तक लगभग आप 2 बार क्या कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप सिंसियर हैं और अपने एग्ज़ाम्स को लेके क्या है, आप ये एक्चुअली में चाहते हैं कि आप अपने इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एकलव्य आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। एकलव्य आईएएस एकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये वो नोट्स हैं जो PYQs, जो कि आयोग ने पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको समझ के कि किस तरीके से किस पैटर्न पर पूछ रहा है, इनको ध्यान में रखते हुए फैक्चुअल नोट्स बनाए गए हैं। साथ साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगी क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको इस सब कुछ में भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अभी कहीं शॉर्ट रह रही है, तो टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग ये एक्चुअल अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वीडियोस में नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप लोग देहरादून में हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको सारी इंक्वायरी, आपको सारी डिटेल्स एग्जाम्स के बारे में बता दी जाएगी। ठीक है ना। अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, बैजेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी मोड में आप लोगों के पास क्या है, ये बैजेस अवेलेबल है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली कुछ क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि द एकलव्य आईएएस एकेडमी यूके ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एक नया इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर जितने भी यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम होंगे उनकी प्रिपरेशन, उनकी तैयारी, जैसे आप लोग पटवारी का एग्ज़ाम देते हैं, यूके एसआई का एग्ज़ाम देते हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स माने जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन, किस तरीके की प्रिपरेशन, सबसे पहले विद ऑल द PYQ सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस पिछले काफ़ी वर्षों में पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। दूसरा, न्यू प्रोबेबल क्वेश्चंस, किस तरीके का पैटर्न रहा है आयोग का क्वेश्चन पूछने का, किस नए प्रकार के क्वेश्चंस आयोग पूछ रहा है, इस पर फोकस करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं। ऑल द फैक्चुअल नोट्स, किस मिनिमम डॉक्यूमेंट को पढ़ने से आपका मैक्सिमम काम हो सकता है, इस पर इंस्टीट्यूट ने काम किया है, पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। तो इसका फायदा अगर आप सभी लोग उठाना चाहते हैं, एक और चीज, टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज स्पेसिफिक बैच के लिए। अगर आप सभी लोग चाहते हैं इन बैचेस में इनरोल होना, तो ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बनाना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से वन टाइम तैयारी करना चाहते हैं, विद प्रूवन फैक्ट्स, विद नोट्स, विद ऑल द थिंग्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। आप लोग, कुछ नंबर्स नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली कुछ क्लासेस में हम इसका डेमो देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को एनालिसिस किया जाना चाहिए। उनमें कुछ क्वेश्चंस PYQs के हैं और कुछ क्वेश्चंस नए हैं जो आयोग पूछ रहा है, किस तरीके से आयोग थोड़ा शिफ्ट कर रहा है, उन पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर वाइज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है ना।
तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चंस में है, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को फैक्ट के साथ साथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है उन टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब जाके क्वेश्चंस कहीं क्या हो पाएंगे, डील हो पाएंगे, ठीक। तो आज के क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, आप लोगों को सबसे पहले घबराना नहीं है। ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को पिक करना, हाईलाइट करना, कीवर्ड्स को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन को सही करने से पहले, ठीक है ना। तो हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करेंगे जिससे आप इन क्वेश्चंस को पिक कर पाओ और आंसर निकाल पाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। राइट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। तो पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, फेडरल सिस्टम बताया इसने कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो गवर्नमेंट है वो फेडरल किस्म की है। अब सबसे पहली बात, हमें संघीय प्रणाली क्या होता है ये पता होना चाहिए, फेडरल नेचर किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। बट एक डाउट हमारे दिमाग में आएगा कि अगर फेडरल कोई कंट्री, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे कंट्री फेडरल हो, तो अगर कोई कंट्री फेडरल नहीं है तो वो क्या होगा, संघीय नहीं है तो क्या होगा। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ो, आपको अंदाजा आ जाएगा। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक, फेडरल एंड यूनिटरी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि कोई भी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में तो नहीं हो सकते, मतलब एकदम साथ में तो नहीं हो सकते। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको तो हटा दो, गलत। कि दोनों या तो ऑपोजिट चीजें कैसे हो सकती, दिन और रात एक साथ कैसे हो सकती, हो सकता है नहीं, कुछ मिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन दिन और रात एक साथ तो नहीं हो सकती। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट को सबसे पहले हटा दो। अच्छा, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नियुक्त वहां जनता द्वारा होती है, नहीं। ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो आपको परेशान करने के लिए लिखे जाते हैं कि अरे आप सोचने पे मजबूर हो जाओ कि पाकिस्तान में होता क्या होगा, ठीक है, नहीं, ये सब कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब सीधा सीधा आंसर बच गया, यूएसए में हमारी क्या है, फेडरल, ठीक है, फेडरल यूएस आपने सुना होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड है, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि एक होता है हमारे पास केंद्र, जिसको आप सेंट्रल कहते हैं, दूसरा होता है आपके पास राज्य, जिसको आप स्टेट कहते हैं। तो शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में। फिर हम भारत की स्थिति देखेंगे। अच्छा, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर केंद्र और राज्य की शक्तियां बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं हम संघीय ढांचा, संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर। अच्छा, जहां पर हम देखते हैं केंद्र की शक्ति ज्यादा होती है और राज्य की शक्ति जीरो होती है, कम होती है, उसको कहते हैं हम एकात्मक ढांचा, यानी कि यूनिटरी बेस, ठीक है। अब यूएसए आपने देख लिया संघीय ढांचा, और भारत देख लिया आपने, यूएसए देख लिया, और यूके यूनाइटेड किंगडम देख लिया आपने, यूनिटरी मतलब जहां पर राज्यों को कोई नहीं पूछता है, केवल केंद्र की ही चलती है। अब आते हैं हमारे पास भारत का क्या स्टैंड है भैया, भारत कहां एग्जिस्ट करता है। तो अगले क्वेश्चंस में, अगले कुछ क्वेश्चंस में आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि भारत कहां एग्जिस्ट करता है। मैं आप लोगों को अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। सबसे पहले कीवर्ड हाईलाइट करो, नहीं है, मतलब 4 होंगी, 1 नहीं होंगी। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, अच्छा ठीक है, नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, नहीं। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में, बिल्कुल नहीं। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ठीक है। तो आंसर डी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है, अब थोड़ा सा इस सहमति का परिणाम, संघबद्ध, ठीक है, इन दो शब्दों को हमें थोड़ा समझना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फेडरल शब्द का मतलब है यूएसए 50 राज्य है, यूएसए में 50 राज्य है। इन 50 राज्यों ने क्या किया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट, एक लेटर साइन किया हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ है यहाँ पर कि हम, या फिर यहाँ पर राज्य का नाम जैसे टेक्सास राज्य, हम अपनी जो संप्रभुत्वता है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को समर्पित करते हैं। लेकिन जब मर्जी होगी हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे बाहर आ जाएंगे, इसको क्या कर लेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ लेंगे
उस दिन टेक्सास क्या बन जाएगा, एक अलग देश बन जाएगा। इस ढांचे को संघीय ढांचा कहा जाता है कि राज्यों के पास इतनी पावर है कि वो यहां से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा ठीक है। दूसरा यूनिटरी बेस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता यूएसए में, क्योंकि जहां देखो वहां चलती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बिल्कुल नहीं चलती। ठीक, अब भारत का स्टैंड समझना जरूरी है, तब जाके कहीं हमको ये बात क्लियर होगी। इंडिया क्या है? इंडिया कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को मानता है, क्योंकि हमने राज्यों को क्या दी है, शक्तियां दी हुई है। लेकिन यूनिटरी को मानता है, कैसे? क्योंकि हमारे यहां पर केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है राज्यों से। होता है बिल्कुल, यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत राज्यों को शक्तियां भी देता है ठीक ठाक, और केंद्र सरकार के पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा भारत के संविधान की प्रकृति क्या है। क्या संघीय है? गलत, हटा सकते हो आप सीधा सीधा। एकात्मक है? नहीं। संसदीय है? संसद की ये संविधान की प्रकृति है क्या संसदीय? ये तो एक नेचर है, ठीक है, ये तो एक अलग कंसेप्ट है। तो प्रकृति में संघीय मतलब कहीं ना कहीं संघीय है, किंतु इमोशनली भावनात्मक रूप से क्या है, हम एकात्मक है। तो हम क्या करते हैं, फेडरल बट यूनिटरी बेस लिखते हैं। ठीक है, कि अगर प्रकृति की बात की जाएगी तो संघीय, लेकिन भावनाओं में हम क्या करते हैं, एकात्मक। मतलब राज्यों के पास भी पूरी पावर है, लेकिन अल्टीमेट पावर केंद्र सरकार के पास है। तो देखो, एक कंसेप्ट से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हैं जो तैयार होते हैं, वो भी मुश्किल वाले। ठीक है ना? ठीक है। अगर अदरवाइज फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ये पूछ सकता था कि फ्रांस में कैसा सिस्टम है, इंडिया में कैसा सिस्टम है, यूके में कैसा सिस्टम है, यूएसए में कैसा सिस्टम है, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल सिस्टम है, ये अलग अलग सिस्टम है, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हो बेसिक से। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है इसको पिक करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये फैक्ट है जो आप लोगों को हाईलाइट करने हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के पास बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? किसने कहा? तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर 2 ही लोग हैं जो काम के हैं, एक जी ऑस्टिन और एक केसी वियर। ठीक है, तो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि अर्ध संघात्मक सेमी फेडरल स्टेट किसने कहा था? ये कहा था केसी वियर ने। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे इंस्टीट्यूट में तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो वहां पर प्राइमा फेसी रूप में देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। ठीक है, और हमें मतलब है एग्जाम निकालने से। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है ये चीजें। ठीक है, तो अगर अर्ध संघात्मक की बात आएगी तो केसी वियर, और अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आएगी तो जी ऑस्टिन। ठीक है ना, तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारे पास आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रथम अनुच्छेद, पहले आर्टिकल में क्या है भैया? राज्यों का समूह है। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिस पर क्या होता है, ये पीवाईक्यू है, ऐसे क्वेश्चन पर डाउट आते हैं। ठीक है ना, डाउट आते हैं क्यों? क्योंकि आपने भाषा को ही क्लियर लिखा है। ठीक है, भाषा ही आपने क्लियर नहीं की। देखो, आप फेडरेशन हटा दोगे, ठीक है, ये शब्द भी आप हटा दोगे, लेकिन आपने यूनियन शब्द भी यूज किया है, आपने राज्यों का समूह भी यूज किया है। ठीक है, अच्छा थोड़ा ज्यादा दिमाग अगर आप लगाओगे तो समूह का आप क्या कर लोगे? ग्रुप। ठीक है, अंग्रेजी इसीलिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेट, तो ग्रुप ऑफ स्टेट हमारे आर्टिकल में इस्तेमाल हुआ है क्या? आर्टिकल फर्स्ट में नहीं, क्या हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट इस्तेमाल हुआ है। हालांकि बात 60-40 की है। ठीक है ना, बात 60-40 की है, लेकिन आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, ये आपको नॉलेज के दम पे नहीं परेशान किया इसने, ये लैंग्वेज के दम पे आपसे क्या कर दिया? 1 नंबर छीन लिया। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और इंपॉर्टेंट, कि हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। अब देखना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनको आर्टिकल 1 नहीं पता वो डी आंसर करके आ जाएंगे कि हिंदुस्तान हमारी जान, कराएंगे, लेकिन आंसर गलत है। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया, दैट इज भारत।
दैट इज भारत shall be द यूनियन ऑफ स्टेट। तो दो क्वेश्चन आपके आ गए यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहले आपने देखा यूनियन ऑफ स्टेट, पिछला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आ गया इंडिया दैट इज भारत। कौन से नाम है? इंडिया और भारत। इंडिया जो कि भारत है, हालांकि आपने देखा होगा इस पर काफी विवाद भी चला था, ठीक है। समझदार लोगों ने तो नहीं किया विवाद, लेकिन कंट्रोवर्सी जिनको चाहिए उन्होंने विवाद किया, ठीक है। तो इंडिया दैट इज भारत, भारत तथा इंडिया शब्द क्या हमारे संविधान में प्राइमा फेसी यूज किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट आपको दिख रहा है लेकिन समझ के आधार पे है, ठीक है ना। हाँ, तो डी मत करके आना कहीं, ठीक। नेक्स्ट है, अब ये पावर से रिलेटेड है, ठीक है। पावर, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति किसमें है, ठीक है। तो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नया कुछ ऐड करना है तो लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको हम विधायी और कार्यकारी शक्ति कहते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन है। तो सबसे सुप्रीम होते हैं हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति भी क्या करते हैं? एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, तो राष्ट्रपति तो नहीं होंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग बाद में बना था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। केवल मंत्रिपरिषद में ये शक्ति होती है? नहीं। तो प्रोसेस कौन सी होती है? पार्लियामेंट्री प्रोसेस होती है। तो ऐसी अगर बड़ी बड़ी पावर्स कभी भी किसी को देनी हो, अगर कभी भी डाउट हो, तो आंख बंद करके किसके टिक मारा हो? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर्स होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये महाभारत है, ये महाभारत है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछने लगा है आयोग। एक आध क्वेश्चन ऐसे घुसा दे रहा है कि लो भाई पढ़ के बताओ। अच्छा, ये इस क्वेश्चन की जो कैपेबिलिटी है वो पीसीएस यूपीएससी वाली है, लेकिन ग्रुप सी में ऐसे क्वेश्चंस अब आपको देखने के लिए मिल रहे हैं एक आध, ठीक है। तो राज्यों के निर्माण के बारे में पूछा गया है कि राज्यों के निर्माण में सही नहीं है, ध्यान रखना, क्या सही नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने ढंग से, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। हमने कहा कि बड़ी पावर देनी हो संसद को दे दो, तो नहीं पूछा है, ये आंसर तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा आंसर, सही बात कह रहा है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का बिल्कुल सही। पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट बनाई है, ठीक है ना। तो अगर नया राज्य बनता है तो वहां भी अपडेट करना पड़ेगा, और आर्टिकल शेड्यूल 4 में क्या है, राज्यसभा सीट्स है, वहां पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये भी आंसर सही है, इसमें भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो बी भी आंसर नहीं होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। और लास्ट है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तभी पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उन राज्यों की विधानमंडल के द्वारा एक्सेप्ट न किया जाए, ठीक है। तो ये बात भी सही लग रही है, ठीक है। खराब क्या है? खराब है आर्टिकल 368, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जहां पर भी नए राज्यों का गठन होगा आर्टिकल 3 के हिसाब से, तो आर्टिकल 4 सीधा सीधा ये कहेगा कि यहां पर आर्टिकल 368 का यूज करने की दिक्कत ही नहीं है। ये केवल 3 और 4 अपने आप में काफी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको और कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि जो सबसे कम खराब ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करके आना है। ध्यान रखना है कि अगर नए राज्यों से रिलेटेड आर्टिकल 3 से रिलेटेड बात है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं होगा, संविधान संशोधन तो नहीं होगा। वो आर्टिकल 3 अपने आप में सफिशिएंट है कि वो क्या कर ले, नया चुनाव कर ले, नई चीज चेंज कर ले, ठीक है ना। ये तो बात क्लियर है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें आप लोगों ने आधे से ज्यादा ने कंफ्यूज होना है, ठीक है। नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? अभी हमने कहा कि नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, आर्टिकल 368 जैसे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। आर्टिकल 3 अपने आप में क्या होता है, काफी होता है, ठीक है। लेकिन ये तो सुनी सुनाई बात है, लेकिन अगर कोई नया राज्य बन रहा है, संविधान में कोई बदलाव हो रहा है, तो वो संविधान संशोधन में तो आएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, संशोधन तो हुआ है, ठीक है। तो यहां पर लैंग्वेज से परेशान नहीं होना, ठीक है। कहीं आप ये करके आ जाओ क्योंकि आपने लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ा, नहीं, क्या चाहिए होता है भैया, नया राज्य बनाने के लिए हमको केवल साधारण बहुमत चाहिए होता है। आर्टिकल 3, किसी भी राज्य को क्या करना, नया राज्य बनाना हो, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, एग्जिस्टिंग स्टेट जो पहले से एग्जिस्ट करता है, या फिर कोई नया ही राज्य बनाना हो, किसी की बाउंड्रीज छोटी करनी हो, किसी की बाउंड्रीज बड़ी करनी हो, इसका इसमें डालना हो, इसका ये सब आर्टिकल 3 से हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन वास्तविकता में जो आर्टिकल 368 होता है, अनुच्छेद 368,
उसमें प्रावधान मुश्किल होते हैं, उसमें 2/3 बहुमत भी चाहिए होता है और आधे राज्यों का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होता है। 28 में से 14 राज्य की विधानसभाओं से सामान्य बहुमत से अगर बिल पास हो जाए तब जाके संविधान संशोधन होता है। समझ रहे हैं? तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक।